हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया है। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस समय जो है ये भूमिगत होकर जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके साथ ही अगर हम और इसके और पीछे जाएं, तो भारत में जो समाजवाद या समाजवादी विचारधारा को मानने वाले जो अग्रणी चिंतक थे, उन अग्रणी चिंतकों में से एक जयप्रकाश नारायण जी भी थे। जयप्रकाश नारायण ने ही जो पहले अब भारतीय जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के जो है ये संस्थापक सदस्य थे। इनके साथ साथ ही राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, नरेंद्र देव, ये लोग उस समय के जो है संस्थापक सदस्य थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। तो आज हम जयप्रकाश नारायण जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है चर्चा करेंगे, जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम में फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी कौन थे। उसके बाद देखेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। फिर देखेंगे कि संस्था कौन सी संस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया था। उसके बाद इनके चिंतन को देखेंगे। चिंतन, तो इतने खंडों में जो है हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 11 अक्टूबर। इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था बलिया बलिया के दियाब बलिया के सिताब दियरा सिताब 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 दियरा दियरा नामक गांव में। तो बलिया के सिताब दियरा नामक बलिया के सिताब दियरा नामक गांव में हुआ था। नामक गांव में हुआ था इनकी उच्च शिक्षा जो है, इनकी उच्च शिक्षा हुई थी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इनकी उच्चतर शिक्षा हुई थी। तो और इसके बाद हम देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं जो है निम्न है, जैसे ट्रीजन डायरी,
दूसरी रचना इनका है वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म। तीसरी रचना इनकी है सोशलिज्म, सर्वोदय, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद इनकी चौथी रचना है टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सी संस्था का निर्माण किया था। तो सन 1934 में जो है, सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट दल, कांग्रेस सोशलिस्ट दल के संस्थापक सदस्य थे, दल के संस्थापक सदस्य थे। तो ये जो है कांग्रेस सोशलिस्ट दल के जो है संस्थापक सदस्य थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऊपर प्रभाव किसका किसका था। तो प्रभाव में देखेंगे, प्रभाव में जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो मार्क्सिस्ट, तो मार्क्सिस्ट प्रभाव था। इसके बाद जो मार्क्सिस्ट प्रभाव के बाद इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा दूसरा, वो था लोकतांत्रिक समाजवाद का। और फिर तीसरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा गांधीवादी समाजवाद। गांधीवादी समाजवाद को जो है सर्वोदय नाम से भी संबोधित किया जाता है, सर्वोदय। तो ये तीन विचारधाराओं का प्रभाव इनके ऊपर शुरुआती चरण में पड़ा। जब मार्क्सिस्ट प्रभाव तब इनके ऊपर पड़ा था जब ये कैलिफोर्निया पढ़ने गए शुरू में। उस समय जो मार्क्सवाद एकदम अपने चरम स्थिति पे चल रहा था और रसिया में क्रांति भी हो चुकी थी। तो रसिया में क्रांति होने के उपरांत जो नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, जैसे वहाँ पर जो नए नए बदलाव आ रहे थे और जिस तरह से रसिया का विकास हो रहा था, उससे विश्व के सभी देश लगभग प्रभावित थे। तो इसी चीज़ को देखकर जो है जयप्रकाश नारायण जी भी इस बात से प्रभावित थे कि उन्हें लगता था कि भारत के लिए सबसे उपयुक्त मार्क्सवादी विचारधारा है, जिससे भारत का जो है कुछ कल्याण हो सकता है। तो शुरुआती समय में ये मार्क्सवादी थे। फिर जब इनको लगा कि मार्क्सवाद भारत के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि वो शुरुआती समय में मान रहे थे, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को अपना लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार लोकतंत्र निर्मित किया जाएगा, उसके माध्यम से भारत में फिर से आर्थिक संसाधनों का एक न्यायपूर्ण तरीके से वितरण किया जा सकेगा। फिर इससे भी इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो ये गांधी जी की तरफ बढ़े और गांधीवादी विचारधारा में जो सर्वोदय था, तो सर्वोदय के विचार को मानते हुए
और उस पर आगे बढ़े। उसके बाद इन्होंने 1954 में विनोबा भावे के साथ मिलकर जो है भूदान आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया और उनके साथ जो है काफ़ी लंबे समय तक ये बने रहे। तो ये था जो है इनके ऊपर जो प्रभाव थे। अब हम देखते हैं कि इनका चिंतन क्या है। तो जैसे कि इनके चिंतन में देखेंगे, इनके चिंतन को जो हम कई भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसा कि पहला है सर्वोदयी समाजवाद। सर्वोदयी समाजवाद। सर्वोदयी समाजवाद। दूसरा चिंतन होगा लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था दल प्रणाली इत्यादि का विरोध सामुदायिक लोकतंत्र का समर्थन। सामुदायिक लोकतंत्र का समर्थन। फिर अगला विचार था इनका मानववाद और सबसे अंतिम विचार है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोदयी समाजवाद। सर्वोदयी समाजवाद क्या था और क्यों ये इसे इतना महत्वपूर्ण मानते थे। तो इनका मानना था कि जो सर्वोदयी समाजवाद है वो अहिंसा, प्रेम और करुणा पर आधारित है। इसलिए एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए इन तीन तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए ये सर्वोदयी समाजवाद को जो है महत्वपूर्ण मानते थे और अहिंसा, करुणा तथा प्रेम को जो है ये शक्ति के रूप में, एक ऐसे संगठित शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे लोक शक्ति कहा करते थे। इसके साथ ही ये इनका जो उद्देश्य था वो एक था कि अहिंसक शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले सर्वोदयी समाजवाद को। सर्वोदयी समाजवाद। सर्वोदयी समाजवाद क्या है? तो अहिंसा, प्रेम और करुणा पर आधारित समाज का निर्माण। अहिंसा, प्रेम और करुणा को संगठित रूप में लोक शक्ति की संज्ञा दी। लोक
शक्ति, लोक शक्ति की संज्ञा दी थी। किस तरह के समाज का निर्माण चाहते थे? तो ये अहिंसक, शोषण मुक्त, समता आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। तो ये था इनका पहला विचार, सर्वोदयी समाजवाद। दूसरा विचार जो है इनका वो है मानववाद। दूसरा विचार मानववाद का है। तो पॉइंट नंबर 2, मानववाद। मानववाद, जैसा कि मानववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव को केंद्र में रखा जाता है और मानव के इर्द गिर्द ही सारी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि अलौकिक सत्ता को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार तथा उसके जीवन के जो मूलभूत उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं तो उन्हें साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो मानव साध्य होता है, बाकी अन्य सारी वस्तुएं साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे विचारधारा, धर्म, राजनीति, आर्थिक तत्व, ये सारी चीज़ें जो हैं साधन होते हैं और मानव साध्य होता है। तो इनका मानना है कि मानव साधन ना होकर साध्य जिसकी सुविधाओं की पूर्ति के लिए अन्य सभी साधन जैसे धर्म, विचारधारा, आर्थिक तत्व इत्यादि। तो ये इस बात का हमेशा विरोध करते थे कि मानव के एक वस्तु की तरह प्रयोग किया जाए। ये इस बात के जो है विरोधी थे। इनका मानना था कि मानव ही साध्य है और मानव की सुविधाओं की वृद्धि के लिए ही सभी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसलिए मानव को हमेशा केंद्र में रखा जाए और मानव की सुविधाओं को देखते हुए ही किसी वस्तु का निर्माण किया जाए, ना कि किसी वस्तु को देखकर मानव को निर्मित करने की कोशिश की जाए। तो इनका ये मानना था कि मानव साध्य है। इसके बाद इनका अगला चिंतन था जिसमें इनका मानना था कि जो संसदीय लोकतंत्र है, जो पार्टी सिस्टम है, तो पार्टी सिस्टम और संसदीय लोकतंत्र इन दोनों चीज़ों के ये विरोधी थे। और इनका अपना विचार था जिसमें ये मानते थे कि लोकतंत्र, दल प्रणाली,
दल प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का विरोध, समर्थन किसका किए? तो समर्थन कर रहे थे ये सामुदायिक लोकतंत्र, सामुदायिक लोकतंत्र, सामुदायिक लोकतंत्र। तो इनका ये मानना था कि जो दल प्रणाली है या जो संसदीय सिस्टम होता है, इन सारी चीज़ों का ये विरोध कर रहे थे। जैसे पश्चिमी लोकतंत्र जो है, पश्चिमी लोकतंत्र का भी ये विरोधी थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जो संसदीय व्यवस्था या दल प्रणाली है, ये अल्पमत का शासन है और बहुमत जो है हमेशा शासन सत्ता से बाहर रहता है। तो इसलिए ये इन सारी व्यवस्थाओं का विरोध कर कर जो है सामुदायिक लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 5 तत्व बताए थे सामुदायिक लोकतंत्र के अंतर्गत। तो सबसे पहला इनका कहना था कि जो सबसे निचले लेवल पर होगा, सामुदायिक लोकतंत्र के 5 घटक, 5 घटक। तो सबसे पहला था स्थानीय स्तर पर, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर निर्मित किया गया था स्थानीय इकाई को, यानी कि ग्राम सभा। इसके बाद इन्होंने फिर दूसरा जो स्तर हुआ वो था क्षेत्रीय स्तर। क्षेत्रीय स्तर पर जो था वो थी जो है पंचायत समिति। फिर तीसरा है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर था जो है जिला परिषद। फिर चौथे स्तर पर जो है प्रांत स्तर था, प्रांत स्तर की सभा को कहा जाता था प्रांतीय सभा। और सबसे अंतिम पर था जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो होता था उसे कहा जाता था राष्ट्र सभा। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा होती थी। राष्ट्र सभा का ये काम होता था, राष्ट्र सभा के जो सदस्य होते थे उन सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय सभा के द्वारा किया जाता था। तो इन पांच घटकों से मिलकर जो है एक सामुदायिक लोकतंत्र का निर्माण होता था, जिससे जो है छोटे स्तर पर छोटी समस्याओं को निपटाया जा सके। उससे बड़ा स्तर अगर समस्याओं का है तो उससे बड़े स्तर पर जाएं। इस तरह से एक क्रम वाइज जो है आगे बढ़ने की प्रक्रिया इसमें दर्शाती थी, जिससे समाज के सभी वर्गों का जो है सही तरीके से जो है समोन्नति हो सके और वो आपस में मिलकर जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। इसके बाद जो इनका अगला विचार था तो वो था संपूर्ण क्रांति का विचार। संपूर्ण क्रांति का जो विचार दिया था वो सन 1974 में, जब उस समय इमरजेंसी भारत में चल रही थी और वर्तमान की जो सरकार थी उस सरकार से ये परेशान थे। और वर्तमान में जो उस समय 1974 में जो है तत्कालीन विकृत शासनीय व्यवस्था को देखने को मिल रहा था, जो विकृति देखने को मिल रही थी, तो उन सारी चीज़ों को देखकर जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो अब हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति का विचार। संपूर्ण क्रांति का जो विचार है
उसका उद्देश्य था कि विकृत शासन व्यवस्था है उसे समाप्त करके उसकी जगह पर एक नवीन वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण करना। तो संपूर्ण क्रांति कहाँ पर दी है? तो 5 जून 1974। संपूर्ण क्रांति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य जो था, तो इसका उद्देश्य था कि विद्यमान विकृत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नवीन वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण करना। तो ये था इनका उद्देश्य। इसके बाद इन्होंने इसी के अंतर्गत जो है 7 तरह की क्रांतियां बताई थी कि 7 क्रांतियां कौन कौन सी होंगी। तो 7 क्रांतियों में सबसे पहला था जो है सामाजिक क्रांति, फिर आर्थिक क्रांति, फिर राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और सबसे अंतिम थी आध्यात्मिक क्रांति। तो इन्होंने 7 क्रांतियों का जो है जिक्र किया था। तो अब हम देखेंगे कि 7 क्रांतियां कौन कौन सी थी। तो 7 क्रांतियों का सप्त क्रांतियां। ठीक, तो सबसे पहली क्रांति थी जो है सामाजिक क्रांति। दूसरी थी जो है आर्थिक क्रांति। तीसरी राजनीतिक क्रांति। फिर वैचारिक क्रांति। फिर शैक्षणिक क्रांति। शैक्षणिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति।
और आध्यात्मिक क्रांति। तो ये टोटल 7 क्रांतियां थी, जिनमें जो है सबसे पहले सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति के अंतर्गत इन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना का निर्माण किया जो एक शोषण मुक्त और समतामूलक समाज हो। तो इनका मानना था कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो शोषण मुक्त हो और समता आधारित हो, तथा जहाँ पर जातिवाद, छुआछूत, इन सारे तत्वों को जो है कोई भी तरजीह ना मिले और समाज में व्यक्ति के महत्व को जो है पहली प्राथमिकता दी जाए। दूसरी थी आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति के अंतर्गत इनका मानना था कि व्यक्ति को जो है एक आत्मनिर्भर इंसान बनाने की ओर अग्रसर करना चाहिए। उसके हाथों में कौशल होगा तो वो आत्मनिर्भर होगा। फिर थी राजनीतिक क्रांति। तो राजनीतिक क्रांति के तहत इनका मानना था कि समाज के लोगों को जो है जागरूक बनाया जाए ताकि वे राजनीतिक प्रणालियों के बारे में अच्छे से उनके बीच समझ उत्पन्न हो सके। फिर थी वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति जो है शैक्षणिक क्रांति से मिली जुली है। तो वैचारिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्रांतियाँ जो है ये एक दूसरे से मिलती हैं, और जब व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर ऊंचा होगा, शैक्षणिक शिक्षा उसे अच्छी तरीके से दी जाएगी, शिक्षा अच्छी होगी तो उसके विचारों में जो है चिंतन होगा उसके मन में, और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप जो है सांस्कृतिक माहौल कैसा होना चाहिए और समाज किस तरह का निर्मित होना चाहिए, उन सारी बातों का जो है उसके सामने उसके सामने जो है हल निकल कर प्रस्तुत होगा। इसके बाद थी आध्यात्मिक क्रांति की अपने धर्म, अपने पुराने इतिहास, अपना गौरव, तो उन सारी चीज़ों से कैसे हम अपने आप को एकात्म रूप से स्थापित करें, इन सभी क्रांतियों के माध्यम से वो बताना चाहें। ये जो सप्त क्रांतियाँ हुई, ये सतत क्रांति जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था, उसी के तहत जो है इन सप्त क्रांतियों को भी उन्होंने उल्लेख किया था। तो आज हम जयप्रकाश नारायण जी का जो है 11 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया गया है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।